हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी की जो हमारी सेकंड बुक है, यानी सोशियोलॉजी की जो हमारी सेकंड बुक है वो आपको दिखा देना चाहूंगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, जो ये बुक है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन और विकास हुए थे उस बारे में ये बुक दी गई हुई है। इसमें हम कई टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिस तरह उपनिवेशवाद हो गया। उपनिवेशवाद हमारे इधर भारत में कैसे आया, उसकी समझ क्या उपनिवेशवाद की, और नागरीकरण, औद्योगिकरण, इसके बारे में, यानी नगरीकरण, हमारे नगर कैसे बने, औद्योगिकरण, औद्योग कैसे बने, चाय बागानी खेती के बारे में पढ़ेंगे। और स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कब आया, किस प्रकार आया, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण कब आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके जरिए हम अपने लेसन को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा क्या हुआ। हमारे देश में संसदीय विधि लागू थी, यानी जो हमारे ब्रिटिश आए थे हमारे सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए थे और अपनी स्थापना करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा इसी के अंदर है, जो आज हम पढ़ेंगे, जो उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद था क्या। उपनिवेशवाद एक ऐसा काल यानी पीरियड था जिसमें अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज कर रखा था। उस टाइम हमारे इंडिया में अंदर कौन कौन से बदलाव आए, यानी जब उपनिवेशवाद में, उपनिवेशवाद यानी अंग्रेज जब थे हमारे इंडिया में, जब वो 1600 ईस्वी में आए थे, 1600 ईस्वी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी। तो उसमें हम जानेंगे उन्होंने क्या स्थापना की थी, किस प्रकार स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को, कि इसमें दिखाया हुआ है कि एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद की सरल और स्पष्ट परिभाषा हम जानेंगे कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। यानी एक देश को दूसरे देश के द्वारा शासन करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी जो हमारे इंडिया में जो हमारे आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, तो उन्होंने हमारे देश पे शासन किया था। और उन्होंने कितने 150 साल, लगभग 150 साल शासन, 200 साल शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में पहले स्थापित हो गई, पर उन्होंने शासन इतने साल किया, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो हम सबसे पहले, आप एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट्स निकाल लीजिए, मैं उसमें आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 4 पे, पहला 1.1 है जो उपनिवेशवाद की समझ। यानी एक स्तर पर देश के, यानी एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन करना, वही उपनिवेशवाद कहलाता है। और उपनिवेशवाद में आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। यानी आधुनिक जो काल था हमारा, मॉडर्न पीरियड था, उसमें उपनिवेशवाद पश्चिम, यानी पश्चिम साइड में ज्यादा उसका स्पष्ट रहा। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यह काल स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों का शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। यानी आज का जो आधुनिक हमारा भारत है, यानी आधुनिक जो इंडिया है, यानी मॉडर्न इंडिया है, वो उन लोगों का शासन रहा था। यानी अब प्रेजेंट में इंडिया है, प्रेजेंट में जो इंडिया है हमारा, वो उन लोगों का शासन रहा था पहले। तो ये हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये जो फर्स्ट यूनिट है उपनिवेशवाद की समझ, इसमें हम जब अगले पेज पर जाते हैं, जब हम देखते हैं बॉक्स 1.1 में जाते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में जंगल में संबंधित औपनिवेशिक नीतियां, यानी औपनिवेशिक नीतियां कैसे आई। यानी पहले पढ़ते हैं, उस दिनों का असम, आज के
सातों पूर्व राज्यों से मिला कर बंधा था। यानी आज के जो अपने सेवन सिस्टर कहते हैं ईस्ट में, वो असम था, जो ना पूरा असम था, वो सात राज्य मिलाकर असम बनाया था। 1861 और 1874 के बीच 269 वर्ग मील का विस्तृत जंगल आरक्षित घोषित कर दिया गया। सन 1884 यानी 94 तक यह क्षेत्र 3683 वर्ग मील का हो गया और यह बढ़ते बढ़ते 19वीं सदी के अंत तक 2016 में हो जाएगा। तो गाइस 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे की बात करते हैं कि उपनिवेशवाद में लोगों की क्या व्याख्या रही। कि ये चैप्टर ये हमें ये पढ़ा है, तो इस पे अब अगले अगले पेज पे जाते हैं। तो इसमें यही है, ज़्यादा कोई है नहीं। एक और इसमें रह गया कि इसे जंगल पर आश्रित गडरिये व ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। यानी जो उपनिवेशवाद है, इसमें गडरिये और ग्रामीण लोगों को परिवर्तन आए, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे इंडिया में, उन्होंने ग्रामीण जगह यानी वनों को काटने शुरू कर दिया था। और इसके बाद बात करते हैं उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूर एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाजों के माध्यम से सिंदूर, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका की स्थित अन्य उपनिवेश में भेज दिया। यानी इसमें उपनिवेशवाद में जब हम बात करते हैं सबसे पहली, तो उसमें और शासन जो भारतीय मजदूर थे, यानी जो इंडियन मजदूर थे, यानी भारतीय मजदूर, भारतीय मजदूरों को जो अंग्रेज थे उन्होंने अदर स्टेट्स यानी अदर कंट्री में भेज दिया, जिस तरह अफ्रीका, एशिया, अमेरिका जैसे उपनिवेश देशों में भेज दिया, जो उपनिवेश खुद कर रहे थे। उसकी वजह से लोग वहीं पर रह गए, वहीं पर मर गए, उनका कोई परिवार का कोई अता पता नहीं है। तो इसी को हम उपनिवेशवाद के जरिए समझेंगे। भारत में उपनिवेशवाद शासन के दौरान उन देशों में पहुंचे। इसके बाद बात है भारतीय समाज पूंजीवाद बाजार के बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। पश्चिम में पूंजीवादी परंपरा एक जटिल प्रक्रिया और फलस्वरूप हुआ। इस प्रक्रिया के मुख्य रूप से यूरोप द्वारा शेष दुनिया की खोज, गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधनों का दोहन, विज्ञान और तकनीकी का अद्वितीय विकास और इसके उपयोग के उद्योग में कृषि के रूपांतरण आदि सम्मिलित हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। और इसमें हम बात करते हैं सबसे जो मेन लाइन है, जो आप देख सकते हैं, ये है नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य क्या है। यानी नेशन स्टेट और राष्ट्र राज्य, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पढ़ के फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य। राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के साथ समूह को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व प्राप्त होती है, उन्हें अधिक प्राप्त होती है, वे अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नेशन राष्ट्र में है कि अपने स्वतंत्रता और समरूपता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक नेशन में रहते हैं, आपको फंडामेंटल के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल रूल्स है, तो उसे आप ले सकते हैं। इसके बाद हम जब अगले टॉपिक में पढ़ते हैं तो हमारा आता है नगरीकरण और औद्योगिकरण। यानी नगरीकरण, यानी नगरीकरण हो गया, नगर में लोग जा रहे हैं, औद्योगिकरण हो गया, उद्योग के लिए लोग जा रहे हैं। पहला हो गया नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण का अर्थात यही है कि एक कोई समाज है, वो गांव के छोटे से पिंजरे में रहने को आजाद होकर वो नगर में विस्तृत हो रहा है। नगर में विस्तृत क्यों हो रहा है? बिकॉज वहां पर उसको क्या मिल रहा है? इसके प्रमुख मुद्दे हैं, इसमें उसमें मजदूरी मिल रही है, शिक्षा मिल रही है बाहर जाकर के, और एक जाति खत्म हो रही है, सामाजिक स्थिति सुधर रही है। गाइस राइटिंग पे मत जाना। सामाजिक स्थिति सुधर रही है, तो नगरीकरण यही है। हम बस सबसे पहले पढ़ते औपनिवेशिक अनुभव। यानी हमें नगरीकरण में औपनिवेशिक अनुभव क्या होता है। औद्योगिक समाजों में ज्यादा से ज्यादा रोगावृत
में लगे लोग कारखाना, ऑफिस और दुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवस्था में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। वह देश में आया है। यह पश्चिम में 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार और व्यवसाय के अवसर अधिक मिलते हैं। अंततः नगरीकरण और औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं, यह दोनों प्राय एक साथ होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन औद्योगिक में गुजरने वाले पहला समाज था, जो सबसे पहले ग्रामीण और रूपांतरित होकर नगरीय बना। यानी ब्रिटेन जो हमारा समाज था, यानी जो ब्रिटेन था, वो सबसे पहले ग्रामीण से होकर नगरीय बना। नगरीय क्यों बना? बिकॉज वहां पर उनको जो लोगों को उद्योग मिल रहा था, मजदूर को कार्य मिल रहा था। मेन कारण वही था कि नगर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाने से उनको कार्य मिल रहा है, तो वहां की पॉपुलेशन है जो गांव की कम हो जाएगी, नगर की पॉपुलेशन हाई लेवल पे हो जाएगी, तो वो नगर बन जाएंगे। इसके बाद हम जब आगे की बात करते हैं तो आगे का लेसन पढ़ते हैं। आगे है जो दुनिया की सबसे बड़ा नगर था, वह उत्पादन, वाणिज्य और आर्थिक। सबसे पहले बात करते हैं भारत में प्राचीन नगर जैसे सूरत और मुल्टीपट्टनम क्या है, कुछ भी है, जहां से व्यापार शुरू हुआ। यानी सूरत में जो भारत का व्यापार कहां से शुरू हुआ था? जो भारत का व्यापार है, भारत का व्यापार शुरू हुआ था सूरत से। भारत का व्यापार सूरत से शुरू हुआ था गाइस। तो जो हम इसके बाद बात करते हैं, सूरत के बाद मद्रास गया, मद्रास, लुधियाना, चंडीगढ़, लुधियाना के साइड यानी पंजाब में सूती कपड़ा, वस्त्र, कानपुर में ऐसे ऐसे कार्य होने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं बॉक्स 1.4 में चलेंगे तो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने भारत को बदले में जो दिया वह था भूमि स्वामित्व और अंग्रेजी शिक्षा में की सुधार। यानी भारत ने उपनिवेशवाद को अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद को भारत में क्या, भारत यानी अंग्रेज जो थे वो जब छोड़ के गए तो उन्होंने भारत को क्या प्रोवाइड किया? तो अंग्रेजी शिक्षा और भू स्वामित्व यानी भू स्वामित्व के बारे में जानकारी प्रोवाइड की अंग्रेजों ने। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं ब्रिटिश औद्योगिक के प्रारंभिक समय में ज्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। यानी जो ब्रिटिश औद्योगिकरण तो ज्यादातर लोग ना कृषि की तरफ भाग गए थे, क्योंकि उनको कार्य कोई मिल नहीं था, तो कृषि सबसे अच्छा कार्य था जो उनको आराम से प्रोवाइडेड मिल रहा था। इसके बाद बात करते हैं सन 1900 तक भारत में 1/3 कच्ची कपास की जगह से भेजा जा चुका था। कोलकाता में जूट यानी पटसन का निर्यात होता था, जबकि चेन्नई में कहवा, चीनी, नील और कपास। यानी इस जो आपका सबसे मेन पेज है वो है पेज नंबर 9, पूरा बुक है ये आपके 1.5 के नीचे दे रखा है, भारतीय समाजशास्त्री में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और अनुचित परिणाम। ये आप पूरा टॉपिक ये पूरा पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं चाय की बागनी। चाय यानी जो हमारे इंडिया में चाय हो रही है, चाय की खेती समझते हैं आप लोग? हाँ, वही जो पत्ती बनाते हैं और अंग्रेजों ने उनको बहुत उत्पीड़ित किया। चाय सबसे ज्यादा किसमें होती है? आसाम साइड में, असम चेन्नई साइड में भी होती है थोड़ी सी, चेन्नई साइड में भी थोड़ी थोड़ी चाय की बागान होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चाय की बागवानी। हम अब तक जान चुके हैं कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। यानी भारत में जो नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ वो ब्रिटेन के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जनता अनपढ़ थी, थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उधर उस प्रकार का सब कुछ नहीं हो पाया, लोग बाहर नहीं जा पाए। इसके बाद हम आगे की जब बात पढ़ते हैं, जैसे ब्रिटेन में हुआ, इसी वजह औद्योगिकरण के देर से हुई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह प्रारंभिक औद्योगिकरण और नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था, जो अपने ही हितों में देखा गया। उदाहरण के रूप में आधुनिक रिपोर्ट से पता चलता है औपनिवेशिक सरकार गलत तरीके से मजदूरों को भर्ती करती थी और उन्हें बलपूर्वक काम कराती थी। यानी जो उसकी सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार, जो अंग्रेज थे तो चाय की बागानों की यानी मजदूरों की सिलेक्शन कैसे होता था? चाय बाग में खेती में SLECTI
सिलेक्शन कैसे होता था? सिलेक्शन होने का प्रोसेस यही था कि लोगों को जबरदस्ती ज्यादा यानी फोर्स करके, यानी अगर कोई व्यक्ति है वो नहीं मानना है, तभी उसको अंग्रेज को पकड़ के भाई उसको खेती करवाते थे, यानी बंधुआ मजदूर के तरीके से उनको यार खेती करवाते थे। उनका कोई अंग्रेज अपनी पावर का यूज करके उनसे खेती करवाते थे, उनके पर अत्याचार बहुत किए अंग्रेजों ने। यही रहा जो अपना चाय बागानी, इसमें यही है जो आप ये देख सकते हैं, चाय की बागवानी, इतना ही है और कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। श्रमिकों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती थी, यानी श्रमिकों की चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती थी। बॉक्स नंबर 1.6 पे चलते हैं, आप भी अपनी बुक खोल लीजिए। सन 1851 में चाय उद्योग की भारत में शुरुआत हुई, यानी भारत में चाय उद्योग की शुरुआत कब हुई, लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते रहिएगा। जो जो बता रहा हूँ वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो भारत में चाय उद्योग की शुरुआत। तो लगभग आपको एनसीईआरटी में तो यही दे रखा है। अगर ये ना हुआ 1851, तो इसकी जगह आपको 1853 मिलेगा, तो आप 1853 पे टिक लगा सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो सन 1851 में चाय उद्योग भारत में शुरुआत हुई। ज्यादातर चाय के बागान असम में थे, यानी ज्यादातर चाय के बागान जो असम में थे। सन 1903 तक 4,89,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को यहाँ काम पर रखा गया, यानी 1903 तक यहाँ पर इतने सारे लोगों को काम पर रखा गया और उनके साथ बहुत ही खराब किया अंग्रेजों ने अपने खुद के काम के लिए। काम ठेकेदारों को दिया गया था, जो बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863, जिसका 1865, 1870 और 1873 में संशोधन किया गया, इस्तेमाल करके मजदूरों को प्रलोभ, बल, भय और द्वारा भेजते थे। यानी जो हमारा एक्ट था 1853 वाला, इसमें यह था कि भाई तुम किसी अनजान व्यक्ति को अपने काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने संशोधन किए 1865, 1870, 1873 में इतने संशोधन किए कि इनको उठा के देश भर से असम या अदर स्टेट्स में अदर कंट्री में भेजा जाने लगा। इसके बाद हमें कर्जन के भाषण 2 में पृष्ठ संख्या एक, जो कर्जन का भाषण है बॉक्स नंबर 1.57 में, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वो जरूर आता है एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण, यानी स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कब आया और कैसे किस प्रकार आया। सबसे पहले चलते हैं लास्ट वाली लाइन पे चलेंगे। अध्याय 5 में हम भारतीय औद्योगिकरण और इसमें आए परिवर्तन विशेष सन 1990 के बाद हुए उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा अध्याय 5 है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं, बीच में चलते हैं, उपनिवेशवाद के बाद के भारत में गरीबी दिखाई देती है। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। स्वदेशी आंदोलन था, उन्होंने हमारे राष्ट्र के प्रति आंदोलन को बहुत मजबूत किया, जिससे हम लोग इतना आगे बढ़ पाए। स्वदेशी आंदोलन एक अच्छा आंदोलन था जिसने हमें इतना आगे बढ़ाया। भारी मशीनीकृत उद्योग का विकास हुआ। जो भारत में जब औद्योगिकरण हुआ आज़ादी के बाद, तो मशीनीकरण बहुत आया, मशीन बहुत सारी आई। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था आधुनिक समृद्धि भारत की नींव वृद्ध लौहपुरुष इस्पात उद्योग आदि अनेक कार्य करवाए जवाहरलाल नेहरू ने, जो आप पढ़ सकते हैं। भारत में औद्योगिकरण जो अपना पैसेज है इसके अंदर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल यही टॉपिक दिया हुआ है, मेन टॉपिक में कवर करवा रहा हूँ। अब स्वतंत्र भारत में नगरीकरण ने जो भारत में 21वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया की दर अत्यंत तीव्र होती नजर आई। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी और महत्वाकांक्षी योजनाएं इस गति को तीव्र रखने में योगदान दिया। जो भारत सरकार थी वो 21वीं शताब्दी ने उसने भी नगरीकरण पे बहुत जोर दिया और नगरीकरण बहुत जल्दी आया। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा है, इस चिंतन में व्यक्त करते हुए समाजशास्त्री M.N. राव, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है M.N. राव का।
नगरीकरण कितने प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है? एम एन राव ने नगरीकरण किस प्रकार बताया था? एम एन राव ने नगरीकरण को 3 प्रकार बताया है। नगरीय प्रभाव की स्थायी व्याख्या की है, यानी 3 प्रकार जो बताए हैं उन्होंने। 3 प्रकार होते हैं नगरीकरण के। तीन प्रकार होते हैं नगरीकरण के। जब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में तो आप पढ़ते थे, सबसे पहले गांव आते थे मध्य लोग, दूसरा शहरी प्रभाव के उन लोगों को देखा जाता था, तीसरा है महानगरों को उद्भव और विकास। 3 प्रकार के होते थे। यानी पहले जो लोग होते थे, यानी ये जिस तरह एरिया है और इसके आसपास गांव है, समझना, पहला टॉपिक पहला ये है, इसके आसपास गांव है। तो ये जो शहर है ये गांव है। तो लोग जो आते थे यहाँ पर शहर के अंदर आते थे, आसपास गांव है, बीच में शहर है, तो सारे लोग यहाँ पर आते थे। इसको पहला नगरीकरण बोला गया। यानी आसपास के जो लोग थे वो शहर में आके देखने लगे, वहां पे काम मिल रहा है, वहां पर काम करने लगे, वगैरह वगैरह जो भी काम करने लगे। पहला मेथड यही है, लोग तो शहर के आसपास चारों तरफ रहते थे, वो गांव में आकर शहर में आकर के कार्य करने लगे, उन्हें कार्य मिलने लगा। और दूसरा क्या था, दूसरे प्रकार शहरी प्रभाव उन गांवों को देखा गया जो औद्योगिक शहरों के निकट थे। यानी कि जो दूसरा टॉपिक था कि ये शहर है और ये सारे गांव आसपास, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक एरिया ज्यादा है। तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे उद्योग के लिए आते थे। इसमें तो आते थे, इसमें तो उन्होंने काम मिलता था, जो भी आसपास के लोग, इसमें उद्योग के लिए आते थे। यानी जो उद्योग है अपना, इंडस्ट्री है, जिन गांव के पास इंडस्ट्री थी, पास में जो शहर थे उनके पास, वो वहां पर शहर में प्रभावित होने लगे, शहर की तरफ भागने लगे। और जो हमारा तीसरा है वो महानगरों का उद्भव और विकास, तीसरे प्रकार की शहरी प्रभाव है जिससे निकटवर्ती गांव प्रभावित हुए। नगरों के विस्तृत में हुए सीमावृत्त पूरे गांव में विलोपन होगा। यानी जो तीसरा था अपना, उसमें जो लोग रहते थे वो नगर के आसपास रहते थे। अब ये नगर हो गए, ये सारे गांव हो गए, इतने सारे ये गांव, और इसमें नगर की तरफ भागने लगे। अब नगर की तरफ भागेंगे तो बनेगा शहर बनेगा। तो ये 3 जो मेथड थे जो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी वो कर रखा है, लगा रखी है हेडिंग, ये पढ़ सकते हैं। पहला यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा ये मार्कर लगा रखा है मैंने, तीसरा ये हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। तो हमारा चैप्टर इस टाइप में तो यहीं पे होता है। तो इसके बाद हम जब बात करते हैं, एक हमारा होता है चुने हुए महानगरीय शहरों की जनसंख्या। ये सबसे मेन टॉपिक है जो आपके CBSE बोर्ड में आता है पेपर में। ये पिछली बार 2025 में आया हुआ था। इसमें आपको केवल एक संख्या याद रखनी है कि ये जो संख्या घट बढ़ रही है, ये घट रही है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, वो बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। ये संख्या, ये जो भारत में 1951 में भारत में जनसंख्या 17.29 यानी कि 62.44 मिलियन लोग 2843 कस्बों में रहते थे, जबकि 2011 में भारत की जनसंख्या 31.16 अर्थात 377.10 मिलियन लोग कस्बों में रह रहे हैं। यानी 7935 लोग कस्बों में रह रहे हैं। तो इसमें 10 की वृद्धि क्या हुई, 10 की वृद्धि तो आप 41.42 से जो आपकी वृद्धि निकली हुई थी उसको आप माइनस कर देंगे। यानी ये इसको माइनस कर देंगे, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, उसके बारे में हम माइनस कर देंगे। तो इस चैप्टर को मैं यही बैंड करना चाहूँगा क्योंकि चैप्टर पूरा हो चुका है। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप पहले, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सभी चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं, आपको कैसे कंप्लीट करने हैं वो बताया हुआ है, आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है, आपको यह तो स्पष्ट लग रहा होगा कि उपनिवेशवाद केवल इतिहास का विषय नहीं बल्कि यह आज भी हमारे दैनिक जीवन में जटिल रूप से मौजूद है। इस अध्याय में यह प्रकट होता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का मतलब केवल उत्पादन
व्यवस्था, तकनीकी नवीनीकरण, आबादी की संगठनता ही नहीं, इसके अलावा यह हमारे जीवन का एक अंतरंग हिस्सा है। आप स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अध्याय 5 और 6 में। यानी हम एक चीज तो जान ली कि कैसे होगा औद्योगिकरण, कैसे हुआ, कैसे नगरीकरण हुआ, और इंडिया में कैसे आया कि औद्योगिक नगरीकरण अभी भी कम नहीं हुआ, नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, इसकी कोई कमी नहीं आई, नगरीकरण हमेशा बढ़ेगा। जंगल कट रहे हैं, गांव कट रहे हैं, सब गांव के एकदम, गांव कट करने का मतलब है गांव में सब थिसर मिसर हो रही है, लोग गांव छोड़ के शहर में ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर गांव को अपना शहर बना ले रहे हैं। तो इससे ये होता है कि नगरीकरण कभी बंद नहीं होगा। नगरीकरण एक व्यवस्था है जो चलती जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। तो हमारा चैनल, हमारी वीडियो आज का टॉपिक था, आज का लेसन था जो हमारा है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। और किसी भी क्वेरी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जियो नंबर भी मिल जाएगा हमारा, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेरी को। सीयूटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।